हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब इसके इतिहास के बारे में बात करें, सबसे पहले हमारे 1892 में भारत शासन अधिनियम आया, उसमें कुछ सुधार किए गए। इसके बाद हमारा 1909 में आया। 1909 में हमारे मॉर्ले मिंटो सुधार आए, जिसमें हमारे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में खाई बनाने का कार्य किया। कैसे? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन देकर। फिर हमारे 1919 के सुधार आए। 1919 के सुधार को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसमें हमारे मुस्लिमों के जो दिए गए पृथक निर्वाचन के साथ साथ सिख और एंग्लो इंडियन, इनको भी पृथक निर्वाचन दिया गया। साथ ही साथ जो हमारे प्रांत थे, तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। साथ ही साथ ये तय किया गया कि हम अगले 10 साल के बाद में, अर्थात 1929 तय किया गया। 1929 में एक अधिनियम लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम ये तय करेंगे कि कितना संवैधानिक विकास हुआ। अब ये 1919 वाला जो सुधार क्यों लाया गया? क्योंकि हमारे 1917 में जो हमारे होम रूल का आंदोलन था, उसमें हमारे मॉन्टेग्यू घोषणा की गई थी। मॉन्टेग्यू मतलब हमारी अगस्त घोषणा, जिसमें ये कहा गया कि हम भारतीय को क्रमिक रूप से स्वशासन देंगे। अब इसको सिद्ध करने के लिए 1919 का अधिनियम लाया गया। अब फिर देखने के लिए कि 1919 के अधिनियम किस हद तक सफल रहे, इसके लिए 1927 में, कब? 1927 में हमारे साइमन कमीशन आता है। और साइमन कमीशन यह देखता है कि जो भी सुधार किए गए इतने सारे, वो किस हद तक भारत में सफल रहे। लेकिन इसी दौरान भारत में क्या हो जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है। क्या हो जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है, साथ ही साथ दांडी यात्रा के साथ ही। फिर हमारे जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 1930, 31 और 32 में 3 सालों तक लगातार गोलमेज सम्मेलन किए जाते हैं हमारे लंदन में। तीनों सम्मेलनों में हमारे जो 31 वाला सम्मेलन होता है, अर्थात दूसरे नंबर का सम्मेलन, इसमें कांग्रेस पार्टी भाग लेती है, बाकी इन दोनों में भाग नहीं लेती। लेकिन इन दोनों सम्मेलनों में हमारे भीमराव अंबेडकर साहब भाग लेते हैं। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी केवल केवल दूसरे कौल सम्मेलन में भाग लेती है। और इसमें भी भारत की कांग्रेस की तरफ से केवल महात्मा गांधी भाग लेते हैं। इन तीनों सम्मेलनों में भाग लेने के कारण, जिसमें हमारे भीमराव अंबेडकर जी भाग लेते हैं, तो उन्होंने तीनों सम्मेलनों में जो भारत के दलित थे, उनकी जो यथास्थिति, अर्थात जो उनकी स्थिति थी, उनके बारे में लंदन में बताया। तो उनको कारण 1932 में, कब? 1932 में एक सांप्रदायिक पंचाट जारी किया जाता है। क्या किया जाता है? सांप्रदायिक पंचाट जारी किया जाता है 1932 में, जिसके अंतर्गत दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अब इसमें क्या हुआ? दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, तो जो हमारी यरवदा जेल, पूना की यरवदा जेल में हमारे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने भूख हड़ताल की और इसके खिलाफ भूख हड़ताल करते हैं। महात्मा गांधी जी इसकी जिद को छोड़ देते हैं और दलितों के लिए अलग से आरक्षण की मांग पर यस कर देते हैं। और ये हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी खत्म हो जाता है, और जो पृथक निर्वाचन का मुद्दा था, यह भी खत्म हो जाता है। तो अब अंग्रेजों का रास्ता साफ हो जाता है। अब वो नए सुधार ला सकते हैं, और नए सुधार के रूप में उन्होंने क्या लेके आए? 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब भारत शासन अधिनियम को हम दो रूपों में पढ़ेंगे। पहले भी जितने भी हमारे संविधान संविधान क्या शासन अधिनियम थे या संवैधानिक सुधार थे, इनको हम दो रूपों में पढ़ते थे। एक तो हमारे गृह सरकार में परिवर्तन, एक हमारे भारत सरकार में परिवर्तन। सबसे पहले गृह सरकार का मतलब, जैसे हमारा 1857 की क्रांति हुई थी। कब? 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद हमारे भारत शासन अधिनियम 1858 आया था। क्या? भारत शासन अधिनियम 1858 आया था। इसके तहत हमारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको समाप्त कर दिया गया था। क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के अंदर शासन चलाती थी, इसको समाप्त कर दिया गया, और सारा का सारा शासन क्या? ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाता है। तो इसमें दो तरह शासन के केंद्र होते हैं हमारे। एक तो लंदन के अंदर एक ऑफिस बनाया जाता है, जिसमें भारत सचिव की नियुक्ति की जाती है। लंदन के अंदर एक ऑफिस बनाया जाता है, जिसमें जिसे इंडिया हाउस कहते हैं, और इंडिया हाउस में कौन बैठता है? भारत सचिव।
अब भारत के अंदर एक ऑफिस होता है जिसके अंदर हमारे जो गवर्नर जनरल होते थे उनका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। तो इस तरह दो ऑफिस बन गए, एक तो लंदन का ऑफिस और एक हमारा भारत का ऑफिस। तो जो लंदन का ऑफिस है उसे हम गृह सरकार कहेंगे, और भारत के अंदर तो गवर्नर जनरल जिसको हम वायसराय कहते हैं, ये तो है ही। तो इसमें परिवर्तनों को भी इसी तरह से पढ़ेंगे। तो हमारी गृह सरकार था जो लंदन में हमारा इंडिया हाउस का ऑफिस है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, साथ ही साथ भारत सरकार में क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गृह सरकार में क्या परिवर्तन हुआ। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। अब आप सोचेंगे भारत परिषद क्या है, मतलब जो हमारे भारत सचिव लंदन के ऑफिस में कार्य करते थे, इंडिया हाउस में काम करते थे, उनकी सहायता के लिए 8 से 12 सदस्य की, कितनी, 8 से 12 सदस्य की एक भारत परिषद हुआ करती थी। और इन 8 से 12 सदस्यों को वेतन कौन देता था, इंग्लैंड की सरकार, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका वेतन दिया जाता था। साथ ही साथ सारे खर्चे कौन देता था, ब्रिटिश सरकार देती थी। अब इससे जो 1835 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत इन 8 से 12 सदस्यों की जो भारत परिषद है इसको समाप्त कर दिया गया। अब समाप्त कर देंगे तो फिर क्या लेके आएंगे, भारत सचिव की सहायता के लिए एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया। क्या, एक सलाहकारी समिति का गठन किया, और सलाहकारी समिति जो भी सुझाव देती थी भारत सचिव के लिए वो मानना बाध्यकारी नहीं था, अर्थात कोई जरूरी नहीं था कि वो उनके सुझाव को माने। तो ये हमने परिवर्तन देख लिया। अब बात करेंगे भारत सरकार में क्या परिवर्तन हुआ। भारत सरकार के परिवर्तनों की बात करें तो परिवर्तन भी दो स्तर पर हम देखेंगे। एक तो केंद्र सरकार में जो परिवर्तन हुआ, दूसरा प्रांतों में जो परिवर्तन हुआ। केंद्र सरकार में क्या परिवर्तन हुआ और प्रांतों में क्या परिवर्तन हुआ, इसको हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार में क्या परिवर्तन हुआ। जो हमारे ब्रिटिश प्रांत थे और देसी रियासत थी, इनको मिला के अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। इनकी पहली सिफारिश क्या थी कि जो हमारे ब्रिटिश प्रांत है और देसी रियासतें हैं इनको मिला के क्या किया जाएगा, अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो उसमें हमारे साइमन कमीशन, साथ ही साथ जो हमारी नेहरू रिपोर्ट, तो इन दोनों के जो सुझाव थे उन सुझावों में ये सुझाव भी शामिल था कि जो हमारे देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत है इन दोनों को मिला के क्या बनाया जाए, अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। अखिल भारतीय संघ में क्या ब्रिटिश प्रांतों को शामिल होना तो अनिवार्य था, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ही बनाए गए थे, जबकि देशी रियासतों का शामिल होना वैकल्पिक था, अर्थात उनकी इच्छा हो शामिल हो सकती है, इच्छा हो तो ना हो। जब इच्छा की बात आती है तो राजाओं की इच्छा नहीं हुई, अर्थात राजाओं ने इसमें किसी तरह का इंटरेस्ट या रुचि नहीं ली। जब रुचि ही नहीं ली तो इस प्रकार का कोई संघ बन ही नहीं पाया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। क्या, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया, अर्थात दो सदन बनाए गए, एक तो राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा। तो राज्य परिषद वर्तमान की जैसे राज्यसभा है उसी तरह की थी, और जो हमारे केंद्रीय विधानसभा है वर्तमान में जो लोकसभा है उसी तरह की एक संस्था थी। जो राज्य परिषद थी इसमें 260 सदस्य हुआ करते थे, जबकि हमारे केंद्रीय विधानसभा में 375 सदस्य हुआ करते थे। राज्य परिषद में 156 सदस्य तुम्हारे ब्रिटिश प्रांत से आते थे, जबकि 104 सदस्य मतलब 40% कहाँ से आते थे, हमारे देसी रियासतों से आते थे। फिर 375 सदस्य हमारे केंद्रीय विधानसभा के थे, जिसमें 250 तो हमारे ब्रिटिश प्रांत के और 125 सदस्य क्या, देसी रियासत के, मतलब लगभग 33% सदस्य कहाँ से आते थे, देसी रियासत से आते थे। तो इस तरह हमने देख लिया केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। फिर बात करें गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, जिसमें हमने देखा था 9 सदस्य हुआ करते थे। कितने, 9 सदस्य हुआ करते थे। एक तुम्हारे गवर्नर जनरल होता था प्लस 8 सदस्य उनके सहयोगी कार्यकारी होते थे। और 1919 का जो अधिनियम आया था, कौन सा, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो 8 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होने अनिवार्य कर दिए थे, और बाकी 5 सदस्य तो अलग हो सकते थे, लेकिन 3 सदस्य कम से कम भारतीय होंगे। अब उसमें क्या परिवर्तन किया गया, उसमें यह परिवर्तन हुआ कि कार्यकारी परिषद में 3 सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा, बाकी 10 सदस्य भारतीय होंगे। क्या, 10 सदस्य भारतीय होंगे और 3 सदस्यों को गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा, अर्थात इनकी संख्या बढ़ा दी गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाएगा, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें ये लागू किया गया कि केंद्र में क्या होगा, द्वैध शासन लागू किया जाएगा। शक्तियों का विभाजन किया जाएगा और इसमें 3 अनुसूचियां बनेगी, एक तुम्हारी केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। वर्तमान में भी इसी तरह चलता है। हमारे 7वीं
जो अनुसूची है उसके अंदर तीनों तरह की अनुसूचियां हैं, अर्थात केंद्र, राज्य और समवर्ती। अवशिष्ट शक्तियां क्या गवर्नर जनरल को दी जानी चाहिए, अर्थात केंद्र सरकार के पास ही रहेगी। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई है। तो हमारी नेहरू रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि अवशिष्ट शक्तियां किसको मिलेगी, केंद्र सरकार को। इसी बात पर जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना थे, नेहरू रिपोर्ट को नकार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे अवशिष्ट शक्तियां किसको मिलनी चाहिए, प्रांतों को मिलनी चाहिए। गवर्नर जनरल को वीटो और अध्यादेश की शक्तियां दी गई, और शायद हो सकता है भारत को दी जाने वाली जो राष्ट्रपति को वीटो और अध्यादेश की शक्ति है यहीं से आई है। बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा, इसमें क्या लिखा गया, बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा। यही हमारे नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन की रिपोर्ट में एक पॉइंट था। सिंध, उड़ीसा और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं, ये 3 नए राज्य बनाए जाएंगे। कौन कौन से? एक तुम्हारे सिंध है, उड़ीसा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये 3 राज्य बनाए जाएंगे। जबकि उनमें तो हमारे केवल सिंध की ही बात की गई थी। दलितों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, जो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि दलितों के लिए क्या, पृथक निर्वाचन की जगह उन्हें सामान्य आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसी में कहा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। तो आपको हमेशा पढ़ते हैं ये हमारे रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में। तो 1935 का अधिनियम था, उसके तहत ही एचिसन समिति थी, उनकी सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। हमारे संघ लोक सेवा आयोग, जिसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, इसकी स्थापना की जाएगी। आगे चल के जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, यही जाके यूपीएससी, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा। फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी, जो क्या करेगा, केंद्र राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का पंगा होता है या विवाद होता है, इनको देखेगा। तो हमारे केंद्र सरकार के अंदर ये परिवर्तन किए गए। अब बात करें भारत में प्रांतों में कौन कौन से परिवर्तन किए गए। प्रांतों में जो द्वैध शासन चल रहा था 1919 के अंदर जो दिया गया था, वो समाप्त कर दिया गया। उन्हें उनके कार्यों में क्या दी गई, स्वायत्ता दी गई। 11 प्रांत थे उस समय, कितने, 11 प्रांत थे, उनमें 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। और वर्तमान में भी देखें तो भारत के 28 राज्यों में से 6 राज्यों में हमारे विधान परिषद भी कार्य करती है। जैसे हमारे बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल है, असम, संयुक्त प्रांत और बिहार, ये 6 राज्य थे उस समय की 11 में से 6, जहाँ द्विसदनात्मक थी राज्य व्यवस्था। मतलब ये आप देख सकते हैं द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, अर्थात विधानसभा भी है, साथ ही साथ विधान परिषद भी है। और आज भी ये व्यवस्था है जिसमें क्या 6 राज्य हमारे पास हैं, जिनमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इस तरह में राज्य की बात देख ली, द्वैध शासन खत्म हो चुका राज्य में। अब बात करें 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें बहुत सारी कमियां थी। और वो कमियां कौन कौन सी थी? भारत सचिव का नियंत्रण को जारी रखा गया, अर्थात भारत सचिव जो लंदन में बैठता था, उसका नियंत्रण भारत में लगातार बना रहा है। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई, लेकिन उसमें एक पॉइंट डाला गया कि देशी रियासतों का शामिल होना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। और ये पॉइंट डालने के बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम किसी में शामिल नहीं होंगे। देशी रियासतों की जनसंख्या 24% थी, लेकिन उनको राज्य परिषद में 40% और केंद्रीय विधानसभा में 33% सीटें दी गई, जो गलत था। क्यों? क्योंकि उनकी जनसंख्या तो कम थी, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिया गया। केंद्र द्वैध शासन लागू कर दिया गया, जबकि राज्यों का हटा दिया गया। कमियों में देखें तो हमारे दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया, जबकि हमने पुनः पैक्ट के अंदर पहले ही 1932 के अंदर देख लिया था, सामान्य आरक्षण की जो व्यवस्था थी इस पर सहमति बन गई थी। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। अभी भी गवर्नर जनरल के पास वीटो और अध्यादेश की शक्ति थी, अर्थात कोई कितना भी परिवर्तन कर दे, उन परिवर्तनों को खत्म करने की शक्ति किसके पास थी? हमारे जो गवर्नर जनरल के पास थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं हो पाई। प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, लेकिन अभी तक गवर्नर जनरल के पास अत्यधिक शक्तियां थी। सार्वभौमिक मताधिकार को लागू नहीं किया जा सका, अर्थात जो यूनिवर्सल सफरेज है ये लागू नहीं हुआ, अर्थात सभी लोगों को मतदान का अधिकार नहीं मिलता है। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं इसके? जिस जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम को एक ऐसी गाड़ी बताया जिसमें इंजन नहीं है, लेकिन बहुत सारे ब्रेक है, अर्थात वो आगे तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन रुकने के बहुत सारे काम इसके अंदर किए गए। तो इस तरह आज हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम के सारी बातों को जानने का प्रयास किया।
इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं।